नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी, आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो आप लोगों का अभी तक जो चैप्टर चल रहा था वो था रस। ठीक है, रस समाप्त हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है और रस में रिवीजन का एक पार्ट बना दिया जाएगा बाद में। और आज जो है हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करते हैं, जिस चैप्टर का नाम होगा समास। समास पढ़ने वाले आज हम समास। आज हम पढ़ने वाले हैं समास। समास को अगर हम अलग करें तो क्या होगा बताइए आप लोग। समास को अगर हम अलग करना चाहें, इसका समास विग्रह करना चाहें तो क्या होगा? सम धन आस हो जाएगा ना। सम ऐसे रहेगा नहीं, ये ना, सम धन आस। सम माने होता है बराबर, है ना। सम माने होता है बराबर और आस होता है रखना। करते हो ना तुम लोग किसी से आस रखना होता है, भी आज नहीं कल मिलेगा ना, वही होता है आस। आस माने होता है रखना। ठीक है, अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा इसका? समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है इसका, शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? संक्षेप। संक्षेप माने होता है छोटा करना। किसी बात को कहा जाता है नहीं कि संक्षेप में बताओ, संक्षेप में और विस्तार। संक्षेप का विपरीत क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। संक्षेप का मतलब होता है छोटा करना, इसका मतलब होता है छोटा करना। और संक्षेप के अलावा क्या हो सकता है? संक्षिप्त हो सकता है ना, संक्षिप्त हो सकता है। संक्षिप्त को हम और क्या लिख सकते हैं? संकीर्ण लिख सकते हैं, मतलब उसको इसको हम लिख सकते हैं संक्षिप्तीकरण। ठीक है, संक्षिप्तीकरण लिख सकते हैं ना। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? और भी एक नाम है, बताइए। संक्षेपण भी हो सकता है इसका नाम, है ना, संक्षेपण। इसको किस नाम से और लिख सकते हैं? किताब में कभी कहीं कहीं संक्षेप दिया होता है, संक्षिप्त दिया होता है, संक्षेपण। ठीक है, और एक जगह इसको हम लिख सकते हैं संक्षेपीकरण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? संक्षेपीकरण। तो बात एक ही है ना। बुक में तुमको ज्यादातर यही वाले मिलेंगे। ठीक है, संक्षिप्तीकरण, ये संक्षिप्ति गलत है, ऐसे सही ना। संक्षिप्तीकरण और संक्षेपीकरण, यही तुमको बुक में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें समास की परिभाषा, कोई बताएगा समास की परिभाषा क्या होती है? क्या होगा? सिंपल सा है, जहां दो या दो से अधिक पदों या शब्दों का मेल हो। दो या दो से अधिक, जैसे अभी पेट में आया था ना, और उसका असल विच्छेद का आया था, 3 बार में अलग करना था ना, एक आया था कोई। हाँ, तो इसमें भी दो या दो से अधिक पदों या, इसकी परिभाषा का लिखना चाहो तो लिख लो। परिभाषा क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं? संक्षेपीकरण कहते हैं। करण कहते हैं। संक्षेपीकरण क्यों लिखा? शाब्दिक अर्थ है। यहां पर हम समास भी लिख सकते हैं, है ना, तो जो भी उचित लगे अपने अनुसार लिख लेना। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को हम संक्षेपीकरण कहते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः। इसके पहले एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं। समास में हमेशा दो पद होते हैं। समास के हमेशा दो पद होते हैं। इनमें दो पद होते हैं। जो आपका पहला पद होता है, पहला पद वो पूर्व पद होता है, ठीक है। एवं दूसरा पद, एवं जो दूसरा पद है, दूसरा पद वो कौन सा होता है? उत्तर पद होता है। उत्तर पद होता है, ठीक है। इतनी बात। जब भी कोई भी समास होगा उसमें दो पद होने ही होने हैं। पहला पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। अब ये बात अलग है कि जैसे कोई समास दे दिया गया, उसमें पूछ लिया गया आपसे कौन सा पद प्रधान होता है ना, तो किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में पूर्व पद होता है प्रधान, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जैसे आपसे पेपर में पूछ ले कि गहराई से पूछ रहा है कि समास में कितने पद होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना उसमें, क्योंकि दो ही पद होते हैं। एक होता है आपका पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद समास कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः पूछ ले, तो मुख्यतः होते हैं चार। समास के भेद मुख्यतः चार होते हैं, चार होते हैं। एवं इसके उपपद, उपभेद पद नहीं, उपभेद भी होते हैं, ठीक है। जैसे पेपर में दे देते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं, मान लो ऑप्शन में 4 ही ना दे, तो फिर हमें क्या करना है? 6 में लगाना है। लेकिन जब मुख्यतः शब्द का प्रयोग करेगा वो जब भी पेपर में, तो हमें लगाने हैं 4। और जो दो बचते हैं वो उपभेद होते हैं, समास के भी उपभेद हैं। कौन से समास के? तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं। एक आपका होता है द्विगु होता है, और एक होता है कर्मधारय, ठीक है। ये बात क्लियर। तो यहां पे लिख लीजिए समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। लिख लीजिए यहां 4 भेद होते हैं। 4 होते नहीं, 4 भेद होते हैं, ठीक है। एक बात ये क्लियर हो गई आपकी। और अब 4 कौन कौन से होते हैं इसको हम जान लेते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं बताइए। पहला तो आपका तत्पुरुष हो गया, तत्पुरुष। दूसरा कौन सा है? द्वंद्व हो सकता है ना, द्वंद्व। तीसरा कौन होगा? द्विग तो इसका भाग है तत्पुरुष का, कर्मधारय और द्विग इसका भाग है। तीसरा कौन होगा? अव्ययी भाव ना, अव्ययी भाव। और चौथा कौन सा है? चौथा है आपका बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ठीक। ये 4 हैं। इसके बाद जो तत्पुरुष समास होता है तुम्हारा, इसके 2 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं। एक होता है आपका कर्मधारय, और दूसरा होता है द्विगु, ठीक है। अब देखो मुख्यतः तो 4 हो गए, ठीक है, लेकिन इन दोनों को जब मिला लिया जाता है तो ये 6 प्रकार के हो जाते हैं, है ना। तो नीचे एक हेडिंग डाल के ऐसे मतलब स्टार बना के कर लीजिए कि समास की कुल संख्या 6 होती हैं, 6 होती हैं, है ना। ये भी नोट कर लीजिए, ठीक। समास की कुल संख्या 6 होती हैं।
अगर मुख्यतः पूछे तो 4 बताना है, अगर कुल पूछे, कुल शब्द का प्रयोग करे तो हमें 6 बताना है। ठीक, इतना नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, सामासिक पद जो होता है और समास विग्रह में अंतर क्या है, कोई बताएगा? सामासिक क्या होता है, सामासिक पद और समास विग्रह क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सामासिक पद और एक तरफ लिख दिया समास विग्रह। तो बताइए समासिक पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है? मान लो आपको 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें 4 ऑप्शन देने के बाद पूछ ले कि इसमें से समासिक पद कौन सा है। तो समासिक पद क्या होता है? चतुरानन समासिक पद हो गया। हाँ, अचतुर है आनंद जिसके हाँ। समास विग्रह हो गया। जैसे आसान भाषा में देखिए, एक सिंपल सा है, जैसे कहा जाए रसोई घर, तो ये क्या है? समासिक पद। ये अभी समासिक पद है। जब हम इसको अलग कर देंगे, समास विग्रह कर देंगे, इसे कहा जाए रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो ये समास विग्रह हो गया, है ना। ये तो आसान है, सभी लोग जानते हैं कि समास विग्रह किया गया। लेकिन समासिक पद कभी कभी दे देता है, हमें जानकारी नहीं होती तो हम लोग ऐसे कंफ्यूज रहते हैं। और उसमें 4 ऑप्शन में मान लो दे दिया इसी तरह बना के, है ना, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ठीक है, चिड़ी मार चिड़ी को मारने वाला, इस तरह 3 अलग दे दिया, एक ये दे दिया अलग। तो समासिक पद उसे कहते हैं जो अभी जिसका समास विग्रह न किया गया हो, है ना, पूर्ण शब्द जो हो अभी, उसको समासिक पद कहते हैं। ये चीज भी नोट करके रखिए, कभी भी पूछ सकता है कि समासिक पद क्या होता है। और आपको ये बता ही दिए कि समास को सम धन आज से अलग करते हैं ना, और उसके 2 पद होते हैं, एक उत्तर पद होता है, एक पूर्व पद होता है। तो इसके बाद और क्या बचा आपका? ठीक है, चलिए इसके बाद हम कुछ लेते हैं आगे प्रश्न। ठीक, अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकता है कि उत्तर पद विशेष होता है कि विशेषण होता है? विशेष से होता है कि विशेषण होता है? उत्तर पद, है ना, विशेष से होता है। उत्तर पद विशेष से होता है। नहीं, उत्तर पद जो होता है वो विशेषण होता है, तो पूर्व पद वो आपका विशेष से होता है। ठीक है, इतना याद रखिए, उत्तर पद विशेष से। और ठीक है, जैसे कहा गया सम धन आस, समास को अलग किए, तो इसका मतलब तो हो गया बराबर रखना, बराबर रखना। ठीक है, इसका एक पद हो गया आपका पूर्व पद, ठीक है, और एक पद हो गया आपका उत्तर पद। तो अगर आपसे पूछ ले उत्तर पद जो होता है, जैसे इसी को देख लीजिए, कहा गया रसोई घर, रसोई प्लस उत्तर पद हो गया घर। एक तरफ पूर्व पद है रसोई और उत्तर की तरफ है घर। ठीक है, जब हम इनको बराबर रखेंगे, समास का मतलब क्या होता है? बराबर रखना होता है। जब हम इन दोनों को बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? रसोई घर हो जाएगा। ये सीधी सी बात है, रसोई घर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर पद होता है वो होता है विशेष से होता है। ठीक है, और जो पूर्व पद होता है ये होता है विशेषण। ठीक है, ये होता है विशेषण। ठीक है, विशेष, जैसे रसोई का घर है, ये विशेष है। ठीक है, अभी तो ये केवल रसोई कहा जाएगा तो विशेषण रहेगा, लेकिन जैसे ही हम इसमें घर लगा देंगे तो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहा गया काली स्याही, काली तो विशेषण है, लेकिन स्याही कैसी है?
विशेष उत्तर प्रदेश। जैसे एक और देख लो, जैसे कहा गया यज्ञशाला, ठीक है, तो यज्ञशाला अगर हम इनको एक में रखेंगे क्या हो जाएगा? यज्ञशाला हो जाएगा, यज्ञशाला। जब भी कोई भी पद दिया जाएगा पूरा समासिक पद, तो उसका जो आखिरी वाला पद होगा वो हमारा विशेष से होगा, इतना याद रखना है। जो आगे का भाग होगा वो विशेषण होगा, ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके बाद हम जो है शुरू करेंगे तत्पुरुष समास से, आज पढ़ेंगे। और तत्पुरुष समास के कितने भाग होते हैं ना? तत्पुरुष समास को जो हम अलग करते हैं उसको भी कई प्रकार से कर्म के आधार पर करते हैं, है ना? कर्म के आधार पर करते हैं, संबंध है हो गया आपका, अपादान हो गया ना, अधिकरण हो गया, इन सब चीजों के। तो आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। चलिए हेडिंग डालते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर प्रदेश। हाँ, इसका हमेशा याद रखना, बहुत पूछता है। ज्यादातर तुमको जितने समास मिलेंगे उसमें उत्तर पद ही प्रधान होता है, मेन ज्यादातर, है ना? तो इसका जो है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। आपसे प्रश्न अगर पूछे कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसका जो है उत्तर पद प्रधान होता है सदैव। इसका मेन पार्ट, मेन भाग जो है उत्तर पद ही होता है। अगर उत्तर पद नहीं है तो कोई मतलब नहीं। तत्पुरुष समास का उत्तर पद, एक प्रश्न यही से आपका बनता है, कई बार पूछा गया है कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष पद जो है इसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे तत्पुरुष समास की? तो इसके कुछ चिन्ह होते हैं जिनसे हम पहचानते हैं, है ना? जैसे कहा गया का, की, को, के लिए, और में, से, के द्वारा, और कौन से हो सकते हैं इसके? का, की, के लिए, में, से, के द्वारा, और कौन से होंगे इसके? पर। एक आपका है पर, ठीक है। तो इन्हीं रूप चिन्हों के आधार पर हम समास को अलग करेंगे, इन्हीं रूप चिन्हों के आधार पर हम समास को अलग करेंगे। तो सबसे पहले जो हम समास, तत्पुरुष समास है, उसका कौन सा भाग है? कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण देखिए सबसे पहले कि कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण कौन से? कर्म तत्पुरुष में कौन सा चिन्ह आएगा? को। हाँ, कर्म तत्पुरुष में हमेशा को आएगा, ये वाला, और हमको यही पढ़ना है, ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं को, ठीक है। जब भी कर्म, अगर आपसे, अब तो पेपर में अभी इस तरह पूछने लगा है, इसके 6 भाग होते हैं, ठीक है। अगर कोई उदाहरण दे दिया गया, जैसे आपसे कह दिया गया तिलकुटा, तिलकुटा को अगर तिलकुटा का समास विग्रह करेंगे क्या होगा? एक तरफ लिख लीजिए समास, एक तरफ लिख लीजिए समास विग्रह, समास विग्रह, ठीक है। जैसे कह दिया गया आपसे तिलकुटा, तिलकुटा, तो क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? अलग करिए, कुटा हुआ तिल, हाँ, कुटा हुआ तिल नहीं, तिल कुटा हुआ हो सकता है, तिलकुटा। अरे घर में देखते हो ना तिलकुटा, उसी को कहते हैं, तिल को कूटने वाला, उसको बोलते हैं तिलकुटा। कौन कूटता है घर में?
इसका हो जाएगा तिल को कूट कर बनाया हुआ। तिल कूटा का अगर समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा तिल को कूट कर बनाया हुआ। तिल को कूट कर का क्या बनाते हैं हम? पेड़ा बनाते हैं। और बहुत सारे लोग जो है महुआ और तिल को कूट कर उसका बनाते हैं खाने के लिए। खाए हो कभी? हाँ, लाटा जिसको बोलते हैं, महुए का लाटा खा लो, फिर बढ़िया मस्त नींद आती है, आराम से नशे में पड़े रहो। बेहतरीन नींद आती है महुआ खाने के बाद, क्योंकि महुआ से बनती क्या है? वाइन नहीं बनती है, हाँ, मदिरा जिसको बोलते हैं। और मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ बताओ। हमारे देश में तो प्याले में नहीं पी जाती मदिरा, इन कुछ देशों में पी जाती है अभी, उसको चषक बोलते हैं। ठीक है, तिल कुटा। इसके बाद अगला है आपका जेब कतरा। जेब कतरा, इसका समास विग्रह करिए। जेब कतरा का, जेब को कतरने वाला कौन है? जेब को कतरने वाला चोर नहीं है। जेब को कतरने वाला मजबूर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, है ना। जो मजबूर होते हैं वही चोरी करते हैं। अरे हमारे पास 1 करोड़ रुपया होता है, काहे चोरी करी, काहे पढ़ाई, काहे काम करे? शौक के लिए नहीं किया जाता चोरी, शौक के लिए नहीं की जाती। ठीक है ना, छोटे बचपन से इनको सिखाया जाता है कि बेटा तुमको चोरी ही करना है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य यही बनेगा। 10 बार जेल जाओ, पकड़े जाओ, चोरी करो, सबसे ज्यादा पैसा यही में। धीरे धीरे लंबे हाथ मारना सिखा देते हैं। जेब को काटने वाला जो होता है वो होता है जेब कतरा। ठीक है, इसके बाद अगला है तुम्हारा चिड़ी मार। काफी पूछा जाता है चिड़ी मार। किसको मारता है? चिड़ी को, चिड़ियों को मारने वाला होता है। ठीक है, और अगर ऑप्शन में देते चिड़ी को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, है ना, और चिड़ियों को मृत्यु की घाट उतारने वाला, तो क्या हो जाएगा? चिड़ियों को मारने वाला। मतलब किसी तरह दे दे, वो बना ही दे मान लो प्रश्न। चिड़ी मार होता है जो चिड़ियों को मारता है, चिड़ियों को मारने वाला, उसको बोलते हैं चिड़ी मार। कहीं तुम बहुत बड़े चिड़ी मार हो बेटा, हाँ, तुमको आप दूर से पहचान लिया, तुम बहुत चिड़ी मार हो। चिड़ी मार तो कम हो गए, हो गया ना चिड़ी मार। इसके बाद जैसे कहा जाए गगन चुंबी। हाँ, गगन चुंबी, किसी ने चूमा है गगन को? गगन चुंबी, इसको अलग करेंगे क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला कौन होता है? गगन को चूमने वाला, गगन को किसने चूमा है? नहीं पता, किसी व्यक्ति ने नहीं चूमा। अरे रॉकेट गगन में जाते नहीं ना आप, रॉकेट छोड़, है ना, जो रॉकेट छोड़े जाते हैं गगन को चूम के आते हैं फिर वापस। इसके बाद जैसे कहा जाए नर बच्छी। हाँ, नरों का भक्षण करने वाला ना भाई, नर भक्षी। नरभक्षी किसको कहते हैं? कह रहे तुम यार बिल्कुल नरभक्षियों का कुछ नहीं छोड़ो। हाँ, जो सब कुछ खा रहा है नरभक्षी बोला जाता उनका। चाइना वाले जैसे नरभक्षी हैं। चाइना वाले का एक सिस्टम है कि जौन जमीन में चलत हुए इंसान
इंसान का छोड़ के उनका खा बहुत जरूरी है। ठीक है, इंसान का छोड़ के सब कुछ खा जाती है, न जानवर न कीड़ा, गंदे से गंदे कीड़ा खा जाते हैं। सांप तो अमेंडियम खाया जाता है, नहीं निकाल दिया जाए, चाहे निकाल दिया जाए। जैसे जंगल में कुछ अपने आर्मी के जवान है ना, तो उनका सबको सिखाया जाता। अरे सांप बढ़िया है भाई, जो को खा दो के लिए बहुत अच्छा टेस्टी है। सांप से अच्छा कुछ है ही नहीं, मेढक खा जाते हैं, मेढक से अच्छा कुछ है ही नहीं, है ना। हर इंसान का अपना अपना है। जैसे तुम लोगों का चिकन मटन में मजा आया आवत, वैसे उनका सांप का आवत है ना, कीड़ा में आवत है। अब तो बिच्छू खाए लागे। जो रही नहीं देखा खा चाइना वाले का, और सब खींच के देखा है ना। जब बरसात अच्छे से मचत है, बहुत बदबू कर ना, तो कोनो चीज से घिना के चाहिए। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा नर बच्ची का? ये हो जाएगा नरों को भक्षित करने वाला। भक्षित, भक्षित मतलब क्या होता है? मारने, है ना। भक्षित का मतलब होता है मारने, भक्षित करने वाला, जिसको नर भक्षी बोलते हैं। भाई आदिवासी आज भी देखो हर तरह के जीव जंतु खाते हैं, है ना। हाँ, और हम इंसान तो चलो ठीक है, कुछ हमें छोटे जानवर में पे आदिवासी तो बहुत कुछ खा जाते। क्या करें, उनके पास उतना है ही नहीं, गेहूं चावल धान खेते नहीं ना, करेगा, खाना है मजबूरी। नर भक्षी, जो नरों को भक्षित यानी मारने वाला होता है ना, भक्षित करने वाला। इसके बाद जैसे कहा गया, अगला है मनोहर। मनोहर, इसका समास विग्रह करिए। मनोहर को मन को हरने वाला, अर्थात श्री कृष्ण का मन को हरते थे, कामदेव थे, कामदेव। ठीक है, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला कामदेव। यह चीज मांगे मनोहर। हाँ, कामदेव के। अच्छा, कामदेव को कोई रूप है? नहीं, उनका कोई रूप नहीं, उनके कोई अंग नहीं है, अनंग कहा गया। हाँ, अनंग कहा गया उनको। बिना अंग के एक ही देवता है, और वो है कामदेव। ठीक है, कनकटा, कहीं कहीं वह साण घूमा हमें कनकटा, कान कटा है। कनकटा, जो कनकटा होता है, इसको क्या कहते हैं? उसका समाज में क्या होगा? जो कान का कटा हो नहीं, कनकटा उसको बोलते हैं जो कान को कटवाया हुआ। जो कान को कटवा लेता है उसको कनकटा कहते हैं। कहीं तुम नाक कटाया हो, लेकिन बहुत दिन कान कटाया हो, है ना। नाक कटा तो अलग हो गया, कनकटा जो कान को कटवाया हुआ, ये हो जाएगा कान को कटवाया हुआ। कान को कटवाया हुआ कनकटा होता है, नाक का कटवाया हुआ नककटा होता है। नाक कैसे कटती है? जब हम अच्छे से अच्छे काम करते हैं तो नाक कटती है ना। अच्छे से अच्छे नहीं होता है ना। अच्छे कार्य करने के प्रयास में हम कुछ गलत कर बैठे हैं, है ना, बाद में बेइज्जती हो, उसको बोलते हैं नाक कटा। इसके बाद जैसे कहा गया शरणागत। शरणागत को अलग करिए। शरणागत, 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 इसका समाज में क्या होगा? शरण धन अर्थी, ये तो संधि विच्छेद कर रही हो। शरणागत का समाज विग्रह क्या होगा? शरण को आगत, शरण को आगत मतलब शरण की ओर आने वाला। हाँ,
शरण को आगत आगत। आगत मतलब होता है आना, मतलब जिसने शरण ली, आने वाला नहीं होता है, ये तो गलत है। आगत का मतलब क्या होता है? आया हुआ। आया हुआ जो होता है उसको बोलते हैं आगत। आने वाला गलत हो जाएगा फिर, आया हुआ है ना। शरण को आगत, ये हो जाएगा शरण को आगत। और आगत का मतलब होता है आया हुआ, ठीक है। जो आया हुआ होता है उसको बोलते हैं आगत, ठीक है। एक और देखते हैं इसमें, जैसे कोई जलधि को अलग करे। जलधि, पहली बात तो बताइए, जलद पर्यायवाची किसकी है? बादल की। बादल। नहीं सर, धी है धारण करने वाला। धी है कि दा है? बादल में दा आता है, धी है, ये समुद्र का है, ठीक है। समुद्र की। हाँ, दा और धी, ये तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करत है। तो जलधि किसका है? ये समुद्र का हो जाए। ये समुद्र का है। जलधि जलधि तब बादल होता है, दा लगता है, लेकिन यहाँ पे धा लगा हुआ है। इसको अलग करिए। जल को धारण करने वाला। जल को धारण करने वाला। धारण करने वाला किसने किया है? समुद्र ने। जल को धारण करने वाला, और धारण किसने कर रखा है? समुद्र ने। एक और बता दीजिए। अच्छा, रोगातुर, रोगातुर, रोग को आतुर। आतुर मतलब क्या होता है? रोगातुर, और आपका सही हुआ है। रोग को आतुर। आतुर का अर्थ क्या है? आपको आतुर का अर्थ बताना है, ठीक है। जिसको आतुर का अर्थ पता हो कमेंट करके जरूर बताए कि आतुर का अर्थ क्या है। जो भी बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। आतुर का अर्थ, वास्तविकता में हाँ। काल्पनिक है। ठीक, सुबह 11:30 के पहले 11:30 के पहले आपको इसका अर्थ बताना, नहीं इनाम नहीं मिलेगा, ठीक है। टाइम की डिमांड है इसमें। चलिए, तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर समास तो ये हो गया आपका जो है कर्म तत्पुरुष के आधार पर। इसके बाद कौन सा होगा? करण। करण। करण होगा, या फिर हम पढ़ेंगे, हाँ करण ही पढ़ेंगे। इसके बाद कर्म के बाद करण पढ़ेंगे, फिर संप्रदान पढ़ेंगे, फिर अपादान पढ़ेंगे, फिर अधिकरण पढ़ेंगे, फिर संबंध पढ़ेंगे। तो 6 प्रकार के होंगे, ठीक, तत्पुरुष में। इस बार जो है हम विस्तार से पूरा ही बताते हैं, अलग अलग करके। अभी तक हम क्या करते थे कि मिक्स में बता देते थे, सबके एक एक दो दो उदाहरण लेके। लेकिन बारी बारी से हम अगर करेंगे ना तो इसमें तैयारी अच्छी होगी, बहुत सारे मिल जाएंगे उदाहरण, हमको पता भी चल जाएगा। 2-4 में नहीं पता चलता। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।